प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी पीआईएल की क्लास। और आज जो हम चर्चा शुरू करेंगे वह करेंगे भारतीय संविधान में विधिक सहायता संबंधी प्रावधान, लीगल एड प्रोविजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसमें विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की चर्चा कहाँ पर की गई है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वापस से लॉकडाउन लगने की वजह से हम अब अपनी कक्षाएं और लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर रूप से जारी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि लीगल एड, मीनिंग ऑफ लीगल एड, विधिक सहायता से तात्पर्य क्या है। विधिक सहायता किसी भी देश के नागरिकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जहां राज्य समानता, स्वतंत्रता और समन्याय के दायित्व से ओतप्रोत होते हुए निर्धन, दलित और अभावग्रस्त व्यक्तियों को उनकी पसंद का अभिभाषक अर्थात अधिवक्ता प्रदान कर विधिक सेवा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ओर अग्रसर होता है। अर्थात विधिक सहायता किसी भी देश के नागरिकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जहां वह राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता और समन्याय की भाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग जो निर्धन हैं, गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते, उनको अपने पसंद का वकील, अभिभाषक, एडवोकेट प्रदान कर विधिक सहायता के माध्यम से उनको न्याय प्रदान करने की गारंटी प्रदान करता है। हम अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान प्रस्तावना के माध्यम से, यानी कि जो उसकी प्रियम्बल है उसके माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाता है कि हम भारत के लोगों को एक ऐसी व्यवस्था देंगे जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। यानी कि जो हमारी प्रियम्बल उद्देशिका है, शुरुआत में वो ये कहती है कि हम भारत के लोगों को एक ऐसी शासन व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे जहां सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता, समन्याय के आधार पर उनको न्याय उपलब्ध हो सके। और इस मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही अनेक प्रकार के कानूनों का निर्माण भी किया गया। लेकिन बहुत से लोग अपने अन्य अलग अलग कारण, चाहे वो आर्थिक कारण हो या अन्य कोई कारण हो, न्याय प्राप्ति के इन विशेष अवसरों का लाभ नहीं उठा पाए। यानी कि इन प्रावधानों को वे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से वे न्याय प्राप्त करने में असफल रहे। अगर हम इस असफलता की बात करें तो इसमें एक प्रमुख कारण अगर हम शुरू में माने तो वह था लोकस स्टेंडाई का सिद्धांत। अर्थात पूर्व में व्यवस्था ये थी कि न्यायालय उसी व्यक्ति को सुनता था जिसके संवैधानिक या विधिक कानूनों का हनन हो। यानी कि पीड़ित पक्षकार ही न्यायालय में आ सकता था। यानी कि सुने जाने का अधिकार या लोकस स्टेंडाई की, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, अर्थात पीड़ित पक्षकार ही न्यायालय में आ सकता था। और अगर पीड़ित पक्षकार किन्हीं कारणों से न्यायालय में आने में असक्षम है तो वह न्याय प्राप्त नहीं कर सकता था। और इससे हमारे जो संविधान की मूल भावना है कि सबको समानता के आधार पर न्याय की प्राप्ति हो, समन्याय प्राप्त हो, वह आहत हो जाती है। आगे चलकर 80 के दशक में इस लोकस स्टेंडाई के सिद्धांत को शिथिल किया गया, उदार किया गया और ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, या कोई वर्ग या कोई संस्था या कोई एनजीओ किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जो न्यायालय में आने में असक्षम है की ओर से पैरवी कर सकेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर किया गया। हम बात करें 1976 में जो हमारा संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ, ये मुख्य रूप से आपके इस क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। और उसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद
अनुच्छेद 39A 39 का जोड़ा गया और इसका मुख्य उद्देश्य था समाज के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराकर सभी को त्वरित सस्ता न्याय उपलब्ध कराना या दिलाना। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 39A जोड़ा गया और ये व्यवस्था की गई कि सभी को निःशुल्क विधिक सहायता तुरंत प्रभाव से उपलब्ध हो सके। सेक्शन आर्टिकल, हम जब संविधान की बात करेंगे तो सेक्शन की बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 39A क्या कहता है? ये एक व्यवस्था करता है कि राज्य को ये निर्देश देता है। 39A आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य को ये निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि सभी को अवसर के आधार सुलभ हों और वह विशिष्ट आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता डिसेबिलिटी के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो तथा उपयुक्त विधान द्वारा, यानी कि ये जो आर्टिकल बनाया गया है, या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करे। यानी कि आर्टिकल 39A यद्यपि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिया गया है, संविधान के भाग 4 में लिया गया है, लेकिन ये व्यवस्था की गई है कि राज्य जो होगा वह न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराएगा। किनको? विशेषकर उन लोगों को जो आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता यानी कि अन्य किसी डिसेबिलिटी के कारण न्याय प्राप्त करने के समान अवसर से वंचित रह रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान, चाहे तो वह इस आर्टिकल के जरिए यानी कि इस डीपी को प्रभावी बनाकर या अन्य किसी रीति से, हम आगे चल के बात करेंगे इस संदर्भ में, अलग अलग कई हमारे कानून भी बने हैं, ठीक है ना, जिनके द्वारा भी निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चाहे वो यहाँ पर व्यवस्था करे या किसी अन्य रीति से क्या करेगा, निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करेगा। संविधान का जो ये उपबंध किया गया यानी कि 1942 के 76वें संशोधन के द्वारा हम जो 42 संविधान संशोधन जो हमारा हुआ 1976 में, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और आप ये ध्यान में रखना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों के अब फर्स्ट ईयर की नई क्लासेज है, लॉ में आप नए नए आए हैं, तो 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन दो हमारे सामने मुख्य रूप से बार बार आएंगे। तो याद करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 याद कैसे रहेगा आपको कि 4 और 2 6 तो वो हो गया 1976 और 4 और 4 8 तो वो हो गया 8 यानी कि 1978। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। संविधान में जो ये प्रावधान किया गया 39A, ये राज्य की विधिक व्यवस्था को इस प्रकार से संचालित करने के लिए किया गया कि समाज का कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक या अन्य किसी नियोग्यता से न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह सके, अर्थात सभी को न्याय पाने के समान अवसर उपलब्ध हों और जो व्यक्ति आर्थिक या नियोग्यता से पीड़ित हैं उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान के जरिए क्या किया जाएगा, उन्हें सुविधा निःशुल्क विधिक प्रदान की जाएगी। तो ये मुख्य रूप से जो है यहाँ पर बात की गई 39A के जरिए। ऐसा नहीं है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा जो 39A जोड़ा गया उससे पहले हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार के संविधान में व्यवस्था नहीं थी जो ये व्यवस्था करे कि सबको समान न्याय के अवसर प्राप्त हो सके। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद हम 14 की बात करें जो कहता है कि राज्य भारतवर्ष में सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे और सभी को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। आर्टिकल हम 15 की बात करें तो कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल हम 16 की बात करें तो ये कहता है कि राज्य दिन सभी पदों पर भारत के सभी नागरिकों को नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। आर्टिकल 17 की बात करें तो वह अस्पृश्यता का अंत करता है और उसको दंडनीय घोषित करता है। इसी प्रकार से हम अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो वह हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें मुख्य रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के भीतर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। हाँ, ये आवश्यक है कि इन सभी स्वतंत्रताओं पर
संविधान के द्वारा युक्त निर्बंधन अवश्य लगाए गए हैं। आर्टिकल 21 ये व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ये आर्टिकल 21 ही एक ऐसा अनुच्छेद बना जहां न्यायालय ने इसका निर्वचन इस प्रकार से किया कि संविधान में संशोधन किए बिना न केवल विधिक सहायता संबंधी प्रावधान बल्कि अनेक सामाजिक कानूनों को और सामाजिक जो हम कह सकते हैं बुराइयों को अंत करते हुए कानून बनाए, उस संदर्भ में निर्णय पारित किए। अनुच्छेद 22 कि कोई भी व्यक्ति जिसे निरुद्ध किया गया है उसे अपनी रुचि का अभिभाषक परामर्श करने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, उसे अपने उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 39 वितरण न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है, जिससे हर व्यक्ति को उसका नैसर्गिक हक मिल सके। तो इस प्रकार हम बात करें कि भारतीय संविधान के अनेक अनुच्छेदों में पहले से ही विधिक सहायता संबंधी प्रावधान थे, और ये हमारी न्यायपालिका का अच्छी बात कहें कि उन्होंने न्यायाधीशों ने और 80s के बाद कृष्णा अय्यर और भगवती ने संविधान के प्रावधानों का निर्वचन इस प्रकार से किया कि सबको इन सब अनुच्छेदों के माध्यम से भी क्या है समुचित और समान न्याय के अवसर मिल सके। तो इस प्रकार जब आपके सामने पेपर में प्रश्न आएगा तो 39A, 14, 15, 16, 19 इन सब की आप चर्चा करते हुए लिखेंगे। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या क्या बातें स्पष्ट रूप से कही है। धन्यवाद।